अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी मटेरियल से, जैसे कोई मटेरियल आयरन ही लेते हैं, आयरन को गर्म करते हैं, तो गर्म करने में मान लो इसका टेम्परेचर अभी हम लेते हैं 300 केल्विन। ये काफ़ी कम टेम्परेचर है, 1300 केल्विन ले लेते हैं। 1300 केल्विन पर इससे अलग अलग वेवलेंथ निकलेगा। अब इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा लेते हैं, तो 1 सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में, और इसका सरफेस एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इससे कितना इस वेवलेंथ का हीट निकलता है, इसे ही क्या कहते हैं, इस वेवलेंथ का इमिसिव पावर कहते हैं, और इसे ई लैम्डा से दिखाते हैं। ये वेवलेंथ कहने का मतलब क्या हो गया, लैम्डा वेवलेंथ का मतलब जैसे 800 नैनोमीटर अगर मैं कहता हूं, तो 800 नैनोमीटर केवल नहीं लेंगे, इससे हाफ कम और हाफ ज्यादा के बीच लेंगे। यानी 800 में से हाफ कम कर देंगे तो 799.5, और 800 में हाफ जोड़ देंगे यानी 800.5। तो इसके बीच का जो रेडिएशन निकलता है इसे ही इमिसिव पावर या इमिटेंस कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस कहते हैं। जो अगला टॉपिक है ये टोटल इमिटेंस या इमिसिव पावर है। टोटल इमिटेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट है, तो इससे एक वेवलेंथ कोई निकला लैम्डा, मान लो लैम्डा 1 कोई वेवलेंथ निकला, तो इस वेवलेंथ का कितना एनर्जी निकलता है पर सेकेंड, इसे मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। और टोटल इमिटेंस का मतलब केवल लैम्डा 1 ही फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगा, इससे लैम्डा 2 भी निकलेगा, जो अलग हो सकता है, अलग फ्रीक्वेंसी निकल, अलग वेवलेंथ निकलता है लैम्डा 3, ऐसे ही एक और अलग निकलता है लैम्डा 4, ऐसे करके हजारों लाखों निकलेंगे। तो टोटल मिला के इससे कितना एनर्जी निकल रहा है, इसी को टोटल इमिटेंस या इमिटिव पावर कहते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इमिटेड, यानी टोटल कितना थर्मल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहा है पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में, पर यूनिट एरिया यानी पर यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से। ठीक है, तो अब कितना निकल रहा है, तो अब एक वेवलेंथ तो जो निकलता है उसको ई लैम्डा डी लैम्डा से दिखा देते हैं। डी लैम्डा क्या है, तो डी लैम्डा दिखाता है कि अगर लैम्डा कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, मान लो ये वेवलेंथ लैम्डा है, ये बढ़ रहा है इधर वेवलेंथ, तो यहाँ 700 नैनोमीटर अगर है, तो यहाँ से एक गैप ले लेते हैं, इतना गैप डी लैम्डा का, तो इस गैप में कितना एनर्जी निकल रहा है, इसे मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस पावर कहते हैं। तो इतना गैप में जब इतना निकल रहा है, तो फिर इतना में कितना निकलेगा, इतना में कितना, फिर इस गैप में कितना, फिर इस गैप में, सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी सबको इंटीग्रेट कर देंगे। और कहाँ से कहाँ तक, तो सबसे कम जो रेडिएशन निकलेगा वो 0 निकलेगा, सबसे ज्यादा जो निकलेगा वो इन्फिनाइट निकलेगा। तो यह टोटल एनर्जी को दिखाता है। इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट से किसी खास टेम्परेचर पे 1 सेकेंड में टोटल कितना एनर्जी निकल रहा है सभी वेवलेंथ को मिला के। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इमिसिविटी है। इमिसिविटी क्या होता है कि किसी कोई बॉडी है, अगर मान लो ये रेड कलर की है और कोई बॉडी ब्लैक है, तो जब गर्म करेंगे दोनों को सेम टेम्परेचर पर, तो ब्लैक बॉडी से ज्यादा हीट रेडिएट होगा, ज्यादा हीट निकलेगा, और रेड से कम निकलेगा। तो ब्लैक बॉडी से टोटल जो हीट निकलता है उसको यहाँ नीचे रखते हैं, टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, और रेड से जो निकलेगा उसे यहाँ रखेंगे, टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, और उसे ही इस रेड बॉडी का इमिटिविटी या इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी कहते हैं। इसे इमिसिविटी को हम दिखाते हैं ई, जो दिखाता है किसका, कि कितना एनर्जी निकल रहा है किसी बॉडी से जिसका हमें इमिसिविटी निकालना है, और ई दिखाता है कि ब्लैक बॉडी का। दोनों का जब रेशियो लेंगे ई अपॉन ई, तो इसी को इप्सिलन से दिखाते हैं। यह जो सिंबल है इप्सिलन है, कई बुक्स में ऐसे बनाता है यह सिंबल, तो एप्सिलन सिंबल है। एप्सिलन क्या दिखाता है, ई बाई ई। इसके बाद मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन है। तो जैसे अभी हमने मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर पढ़ा या मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस पढ़ा। मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस का मतलब कि अगर कोई बॉडी को गर्म करते हैं तो इससे कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना एनर्जी इस वेवलेंथ का निकलता है, इसे मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस कहते हैं।
उसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ रहा है तो लाइट या फिर कोई हीट एनर्जी पड़ रहा है, इसमें अलग अलग वेवलेंथ होंगे। तो किसी किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा वन को ये कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे ही मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन यानी ए लैम्डा कहने का मतलब क्या हो गया कि इस पार्टिकुलर लैम्डा फ्रीक्वेंसी को ये कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं बिल्कुल ही अलग बना रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम गर्म करते हैं, तो इसमें से अलग अलग वेवलेंथ निकलते हैं, लैम्डा वन, लैम्डा टू, ऐसे ही बहुत सारे वेवलेंथ निकलेंगे। तो लैम्डा टू वेवलेंथ का कितना टोटल एनर्जी निकल रहा है उसे हम दिखाते हैं, इमिसिव पावर कहते हैं। ई लैम्डा और टू है तो यहाँ टू लिख देंगे। तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ये है कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का, किसी खास वेवलेंथ का कितना एनर्जी निकलता है। टोटल मिला के जितना वेवलेंथ निकलता है, टोटल मिला के कुल कितना एनर्जी निकलता है, तो उसको हम दिखाते हैं टोटल इमिटिविटी या टोटल इमिसिविटी या टोटल इमिटिव पावर कहते हैं। उसे हम दिखाते हैं स्मॉल ई से। और वो कितना होता है, तो वो होता है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनाइट तक, और ई लेमडा डी लेमडा टोटल इमिसिव पावर हो गया। और ये जो है किसी पार्टिकुलर के लिए हो गया। इसी प्रकार से जब अगर इस पर अलग अलग वेवलेंथ के हीट एनर्जी आते हैं, फॉल होते हैं, तो इसका कितना ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, उसे ही मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन पावर कहते हैं। और उसे किसे किससे दिखाते हैं, ए लेमडा से। इसके बाद से इमिसिविटी था। इमिसिविटी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक बॉडी जितना नहीं करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस है या फिर एब्जॉर्ब, ब्लैक बॉडी अगर कोई हो, ब्लैक कलर का हो, उसके जितना नहीं करेगा। तो इसके कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वह मान लो कि ये कोई रेड रेड ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो टोटल इमिसिव पावर है स्मॉल ई है, टोटल जो हीट निकालता है इतना निकालता है। और जो ब्लैक बॉडी है वो टोटल जो हीट निकालता है वो ई निकालता है। तो इसी के रेशियो को इमिसिविटी कहते हैं और इसे इप्सिलन से दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ से उतना हार्ड नहीं है, वो थोड़ा सा अलग था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये पढ़ना है हमें। परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे, जैसे कोई ब्लैक बॉडी हो, ब्लैक बॉडी का मतलब काले कलर का हो, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो है जो इस पर पड़ने वाले सभी रेडिएशन को, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो, एब्जॉर्ब कर जाए। यानी यहाँ से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो, जितना हीट इस पर पड़े वो सब का सब एब्जॉर्ब हो जाए, इसे ही परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाया है। इसमें क्या किया गया है, फेरीज ब्लैक बॉडी में एक बहुत ही पतला होल यहाँ रखा गया है और इसके अंदर पूरा ब्लैक कर दिया गया है। ये अंदर ब्लैक पेंटेड है ये, और बीच में यहाँ पर एक ऐसा लगा दिया गया है, अगर कोई हीट इसमें अंदर आता है तो आएगा तो यहाँ टकराएगा, कहीं पे टकराता है, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा, और हर जगह ब्लैक है, सभी का सभी एब्जॉर्ब कर रहा है। अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही इसी में घूमता रहेगा। और चूंकि इसका निकलने का होल बहुत कम है, और जहाँ से रिफ्लेक्ट होके निकल सकता है इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक अलग तरीके का हमने शेप दे दिया है, जैसे फिगर में जो ओरिजिनल फिगर में है, इस तरीके का हमने शेप दे दिया है। इस शेप के कारण क्या होगा कि ये डायरेक्ट यहाँ से टकरा के और बाहर नहीं निकल सकता है, तो इससे बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसे ही प्रैक्टिकली हम ब्लैक बॉडी के रूप में यूज करते हैं। यही जो है, इसमें जितना एनर्जी आ जाएगा, चाहे वो किसी वेवलेंथ का हो, बार बार रिफ्लेक्ट होगा और इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो इसे ही ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी को अगर वो है जिसको अगर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करें, सूटेबल टेम्परेचर पर, तो इससे सभी पॉसिबल वेवलेंथ निकलेंगे।
यानी सभी वेवलेंथ, चाहे वो 2 नैनोमीटर हो या 2 लाख नैनोमीटर हो, ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा, लेकिन इसे गर्म करेंगे तो सभी पॉसिबल वेवलेंथ निकल भी सकते हैं। तो जो को फॉलो करता है उसे ही परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऐसे तो नॉर्मली ब्लैक बॉडी का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ब्लैक कलर का हो, लेकिन वो जरूर शाइनिंग करता है, उसे कुछ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जिससे बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन नहीं हो उसे ही परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब इसे जब गर्म करते हैं तो इससे सभी पॉसिबल वेवलेंथ निकलेंगे। इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से वेवलेंथ बहुत सारे निकलेंगे, और वेवलेंथ जो होगा सबका अलग अलग होगा, तो ये सभी वेवलेंथ निकलेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ने हैं हमें। सबसे पहला जो है किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ क्या है कि रेशियो जो है इमिसिव पावर अभी हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट एनर्जी निकाल सकता है, और एब्जॉर्प्शन पावर, और वह कितना सोख सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर वेवलेंथ, यानी किसी खास वेवलेंथ का एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें किसी खास वेवलेंथ की बात करते हैं, लेमडा की। लेमडा कुछ भी हो सकता है, कुछ नैनोमीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, जो भी जितना वेवलेंथ हो। इस वेवलेंथ का इससे जो जब गर्म करेंगे तो रेडिएशन निकलेगा। तो इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन इससे बाहर निकलेगा, तो कितना टोटल हीट निकलेगा इस वेवलेंथ का, उसे हम दिखाते हैं ई से। और अगर इस पर कोई वेवलेंथ पड़ेगा, बहुत सारा वेवलेंथ पड़ता है, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को, लेमडा को कितना सोख सकता है, इसे हम दिखाएंगे ए से। यानी टोटल इमिटिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर, इसका जो रेशियो होता है किसी खास वेवलेंथ के लिए, खास वेवलेंथ के लिए है तो यहाँ पर लेमडा लगा देते हैं, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ई लेमडा को इमिसिव पावर मान लें कि लेमडा फ्रीक्वेंसी का कितना हीट निकल रहा है इसमें, और ए लेमडा को एब्जॉर्प्शन पावर मान लें, यानी लेमडा फ्रीक्वेंसी का कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ई लेमडा बाई ए लेमडा हमेशा कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट कितना होता है, कैपिटल ई लेमडा। कैपिटल ई लेमडा क्या है, तो कैपिटल ई लेमडा जो है इमिसिव पावर है किसका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। यानी ये किसी कलर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, या कोई भी प्रकार का बॉडी हो, अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो यह लेमडा फ्रीक्वेंसी का, लेमडा वेवलेंथ का कितना हीट निकाल सकता है। तो ये ब्लैक बॉडी के केस में स्मॉल ई से ना दिखा के हम ई से दिखाते हैं, ई लेमडा इसी के बराबर होता है, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये 2 है, यह 1 है, तो वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर इसको 4 कर देते हैं ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यानी यह दिखाता है कि अगर ई लेमडा बढ़ाते हैं तो ए लेमडा भी बढ़ेगा। यानी जो ऑब्जेक्ट, या उसका उल्टा भी सही है, यानी जो गुड इमिटर है, जो सबसे ज्यादा हीट इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो काफी अच्छा इमिटर होता है, हर एक वेवलेंथ को निकालता है, उसी तरह वो हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनन हमारे जनरल लाइफ में है, जैसे व्हाइट क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ब्लैक क्लॉथ कब पहनते हैं, ये सब तो ये आपको पहले से पता होगा, और आप इस पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद से, वो तो किरचॉफ लॉ था, इसके बाद हमें पढ़ना है स्टेफन लॉ, या फिर इसे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड लॉ है कि अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो 1 सेकंड में 1 यूनिट एरिया में टोटल जो हीट अमाउंट इमिट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसके 4th पावर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर हमको लेना है केल्विन में।
तो केल्विन में जो टेम्परेचर लेंगे उसके फोर्थ पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखते हैं सिग्मा, जिसको स्टेफन लॉ का लॉ नहीं होगा, यहाँ स्टेफन कांस्टेंट होगा। इसे स्टेफन कांस्टेंट कहते हैं। और इस स्टेफन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर। और जब यह यहाँ रखेंगे तो ये क्या दिखाता है कि किसी ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी से टोटल हीट कितना निकलता है। तो टोटल जो हीट निकलेगा उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर का फोर्थ पावर होगा और इसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो तब क्या करेंगे, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं हो दूसरे ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट और लगा देते हैं इप्सिलॉन, जो क्या कहलाता है, इमिसिविटी कहलाता है। इमिसिविटी अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इमिसिविटी क्या होता है कि ई किसी ऑब्जेक्ट का इमिटिव पावर अपॉन कैपिटल ई, यानी ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। तो इमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसके रेशियो में कितना हीट, ब्लैक बॉडी के रेशियो में उससे कम ही हीट निकालेगा, तो इसे इप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे परफेक्टली जो ब्लैक बॉडी नहीं है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो इप्सिलॉन का वैल्यू है 0 से 1 के बीच में वेरी करते रहता है, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब क्या करते हैं कि अगर ब्लैक बॉडी है उसको टी टेम्परेचर के किसी बॉडी से सराउंडेड कर देते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कितना है, टी है, और इसको एक दूसरे, इससे हीट निकल रहा है लेकिन इसके बाहर एक और ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसका टेम्परेचर T0 है। तो जो टेम्परेचर T0 है, तो अब इससे टोटल हीट कितना निकलेगा, तो इसके लिए अब ये T टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर T0 टू द पावर 4 यह हो जाएगा लॉ, और इसका यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। अब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी का, कि ब्लैक बॉडी से एनर्जी तो निकलता है लेकिन किस वेवलेंथ का कितना एनर्जी निकलता है, इसके लिए ल्यूमर और प्रिंगसिम इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इसके बाद से उन्होंने ग्राफ खींचा। इसका ग्राफ से क्या जानकारी हमें मिलती है, तो ये ग्राफ में दिखाया गया है कि ब्लैक बॉडी से टोटल हीट जो निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस कि किस कलर का कितना निकल रहा है, ये एक साइड है। अब यहाँ पर वेवलेंथ है, सबसे पहला जो यह लाइन दिखाया गया है यह 1100 केल्विन टेम्परेचर के लिए है, यानी 1100 केल्विन टेम्परेचर पर किस वेवलेंथ का कितना हीट निकलता है। जैसे यहाँ पर्टिकुलर कोई मान लो वेवलेंथ λ1 हो गया, तो λ1 वेवलेंथ का कितना हीट निकलता है, तो यहाँ से जाके हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितना हीट निकलता है। इसी तरह इस टेम्परेचर पे 1250 केल्विन पे कितना निकलता है, 1450 केल्विन पे कितना निकलता है, 1644 केल्विन पर कितना निकलता है। तो इससे जो जानकारी हमें मिलती है वो क्या मिलती है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी होती है तो इसका जो एनर्जी निकलता है ये सभी वेवलेंथ में इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि हर एक वेवलेंथ की एनर्जी बराबर बराबर निकले। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वेवलेंथ की एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी और ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी और ज़्यादा है, यहाँ फिर आके एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम हो गया है, मैक्सिमम के बाद फिर क्या होने लगा है, घटने लगा। तो वेवलेंथ जरूरी नहीं कि हर एक वेवलेंथ की एनर्जी बराबर बराबर निकले। इसके बाद से द एनर्जी इमिटेड इज मैक्सिमम फॉर ए सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा एम, किसी खास वेवलेंथ के लिए, इस वेवलेंथ के लिए जिसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसको लैम्डा एम से दिखाते हैं। तो इसी के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा निकलेगा किसी खास वेवलेंथ का, और उससे ज़्यादा वेवलेंथ लें या उससे कम वेवलेंथ लें, बाकी सबकी एनर्जी क्या होगी, उससे कम होगी। यह एक जानकारी मिलती है। इसके बाद से क्या जानकारी मिलती है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं विथ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो टोटल एनर्जी इमिट होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है वेवलेंथ का। जैसे अभी इस वेवलेंथ का एक लाइन में खींचता हूँ, इस वेवलेंथ का 1100 केल्विन पर टेम्परेचर हीट इतना ही निकलता है, 1250 पर और ज़्यादा हो गया, इस पे और ज़्यादा, और यहाँ पर और ज़्यादा। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो बढ़ते जाती है काफ़ी तेज़ी से। इसके बाद से
कि जो वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, माने सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी निकलती है, जैसे लैम्डा एम यहाँ पर है, तो जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसी वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये जो मैक्सिमम एनर्जी है वो थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट हो जाता है, और ऊपर जाते हैं यहाँ से तो ये थोड़ा सा और बैक शिफ्ट हो जाता है, और ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा और बैक शिफ्ट हो जाता है। यानी ये क्या दिखाता है कि लैम्डा एम जो है, यानी किसी खास वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा किसी टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वेवलेंथ होगा वो और कम होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लो इसको कि 650 नैनोमीटर है, तो टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे 1100 केल्विन पे 650 का हीट सबसे ज्यादा है। इसके बाद और टेम्परेचर 1250 करते हैं तो 650 का नहीं होगा, और कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, और ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो यह भी जानकारी हमें देती है। यानी क्या पता चलता है कि लैम्डा एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी जो मैक्सिमम जिस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है वह वेवलेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर घटते जाता है। यानी टेम्परेचर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और वेवलेंथ क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और नीचे का यह मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा एम टी, तो ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इसके बाद अगले स्लाइड में चलते हैं, कुछ और जानकारी इससे रिलेटेड है। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, इन ईच कर्व लैम्डा एक्सिस इंक्रीज विथ राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी जो एरिया इनक्लोज्ड है इसमें, इसी में देखते हैं जो एरिया इनक्लोज है, जैसे इस टेम्परेचर पर कितना एरिया है इसमें, तो यह एरिया इनक्लोज है। तो ये जो एरिया इनक्लोज है ये दिखाता है कि टोटल कितना एनर्जी रिलीज होता है इस टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एरिया भी बढ़ते ही जाता है। और इसके साथ साथ और क्या जानकारी मिलती है हमें, इट इज फाउंड दैट एरिया इनक्लोज्ड बाय ए कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द corresponding एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी एरिया जो है जो उससे कवर्ड है, जैसे ग्राफ ऐसे था, तो यहाँ पर जो एरिया कवर्ड है, टोटल जो एरिया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में टेम्परेचर के फोर्थ पावर के। तो जो टोटल एरिया है इससे ये दिखाता है, जैसे यहाँ लेमडा वन, यहाँ कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसका कितना एनर्जी है, बगल वाले का कितना एनर्जी है, बगल वाले का कितना, इस सभी को ऐड कर दें तो हमें निकल जाएगा कि टोटल एनर्जी कितना है। और ब्लैक बॉडी से जो टोटल एनर्जी निकलता है उसे कैपिटल ई से दिखाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल ई प्रोपोर्शनल टी का पावर 4। और यही स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद से हमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो अभी जो हमने देखा कि जो हीट एनर्जी निकलती है इस वेवलेंथ पर अगर सबसे ज़्यादा है अभी इस टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मैक्सिमम है वो थोड़ा और पहले ही हो जाता है, यानी इस वेवलेंथ का एनर्जी सबसे ज़्यादा है। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ और कम हो जाएगा, और इस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये शिफ्ट होते जाता है। यानी जो वेवलेंथ लैम्डा एम ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी जो लैम्डा एम है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएट होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो अभी हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। तो लैम्डा एम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के, और टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट बी है। और इस पी को विंस कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, दिखाता है कि लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हो रहा है, तो बी से डिनोट करते हैं। और बी का वैल्यू कितना होता है, 2.892 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यहाँ से क्या क्लियर है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम जो है डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो वेवलेंथ है मैक्सिमम इंटेंसिटी की लैम्डा एम, वो क्या होता है, लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है। यानी यहाँ से वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ से इस वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऐसे लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होते जाता है। इसका यूज करके सन का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जैसे वेवलेंथ की बात करें तो अगर थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में दिखाता हूँ कि किसका वेवलेंथ कितना होता है।
सरफेस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड जो है ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है। जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ 740 से 625 है, और जैसे जैसे वेवलेंथ घटता है ये किस कलर की ओर आने लगता है, तो यहाँ ब्लू और फिर वायलेट कलर की ओर आने लगता है। यानी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है, अगर इस पर हम देखें तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकल रहा होगा, अगर पहले रेड निकल रहा होगा तो ये लो वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होगा, यानी रेड से किस ओर शिफ्ट होगा, येलो की ओर, फिर ग्रीन की ओर, फिर इस ओर शिफ्ट होगा। इसी का यूज करके ही सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि यह देखा गया है कि सन का जो हीट हमारे पास आता है उसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी रहती है, तो इस वेवलेंथ की रहती है। किस वेवलेंथ की, 47 इंटू 4753 एंगस्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉन में है, यानी 475.3 नैनोमीटर होगा। तो इतना इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है उसको, उसके लिए क्या रिलेशन है हमारे पास कि उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के इक्वल होना है। यानी टेम्परेचर फाइंड करना है अगर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बी डिवाइड बाई लेमडा एम। इसी का यूज करते हैं, टी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई लेमडा एम। बी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ऊपर से रख लिया गया है, और लेमडा एम यहाँ दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6050 यानी 6050 केल्विन है। इसके बाद एक और पढ़ना है हमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट कूल होता है, गर्म कर देते हैं तो कूल होता है, तो यानी उसमें से हीट रेट लॉस ऑफ हीट, यानी किस रेट से हीट उसका लॉस हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। किसके किसके, तो उस बॉडी के और सराउंडिंग के। यानी क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, गर्म करते हैं और इसका टेम्परेचर हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो एयर है इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो किस रेट से इसका हीट लॉस होगा, तो हीट लॉस का जो रेट है, क्यू दिखाता है हीट को, तो डी क्यू बाई डी टी अगर दिखते हैं, हीट रेट हीट रेट चेंज का, जैसे यहाँ दिया भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, और इसमें माइनस लगाया जो दिखाता है कि लॉस होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, 70 माइनस 40। तो अभी इसका टेम्परेचर हमने क्या माना है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है और एटमोस्फियर का टेम्परेचर T0 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन हम पिछले, जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे किसी मटेरियल का, तो वहां से हमें पता चला कि जो टोटल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर, उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर, और उसके टेम्परेचर पर। तो अगर यह वैल्यू क्यू का रख देते हैं यहाँ डिफ्रेंसिएशन में, एम एस कैपिटल टी, तो एम और एस कांस्टेंट है, मास नहीं बदल सकता, स्पेसिफिक हीट नहीं बदल सकता, तो ये बाहर हो जाएगा और केवल क्या बच जाएगा, डी कैपिटल टी। ये ध्यान रखेंगे कि यह जो कैपिटल टी है टेम्परेचर है, और नीचे वाला स्मॉल टी टाइम है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट वही है, और ये एम एस जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, और जब एम एस नीचे आएगा तो इसको मिला के हम एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल के, मान लो कैपिटल के कोई कांस्टेंट हो गया, तो डी टी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये क्या हो गया, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इस कांस्टेंट के बदले प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं किसके, तो टेम्परेचर डिफरेंस के। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कब एप्लीकेबल है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फेल हो जाएगा, और उसके बाद से हमें स्टेफन लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। इसको, इससे हम कुछ और फाइंड कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये लीनियर है। क्या करते हैं, डी टी को यहीं रहने देते हैं, यही फिर सेम इक्वेशन मैंने लिखा है, और t माइनस टी जीरो को नीचे ला देते हैं, और डी टी यह जो होगा कि, और यहाँ चला जाएगा डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी भी इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है कि डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है log x। ऐसे ही डी टी बाई इतना है तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस को इस साइड भेज देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं,
और इस साइड माइनस भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा लॉग टी माइनस टी जीरो जो डिनोमिनेटर में है इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अगर केवल dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x आता है, तो k कांस्टेंट था बाहर हो गया था, तो क्या हो गया माइनस के और dt का इंटीग्रेशन t, और चूंकि इसमें लिमिट नहीं है इसलिए एक कांस्टेंट अपने मन से जोड़ना पड़ेगा c। यानी इसका हम कंपेयर करें तो इसको अगर हम y मान लें और इसको m मान लें माइनस के को, तो एक किस प्रकार आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो किसका इक्वेशन है तो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यानी इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा जो दिखाता है कि जो जब टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री से कम हो तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली कूल होते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। तो इसके लिए क्या करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कि किसी मटेरियल को गर्म कर देते हैं या थर्मोमीटर रख देते हैं, एक थर्मोमीटर एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो क्या करना है आपको इसको गर्म कर देना है, फिर क्या करना है कुछ टाइमिंग के साथ, तो 2 मिनट का गैप इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, 2 मिनट बाद इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो इसका जो टेम्परेचर आएगा इसको टी मानेंगे और इसका जो टेम्परेचर आएगा वो टी जीरो मानेंगे। तो टी टेम्परेचर मान लो आ गया 70, ये हो गया 30, फिर इसका टेम्परेचर 2 मिनट बाद कुछ कम हो गया, मान लो ये 60 हो गया, तो जरूरी नहीं कि इसका सेम रेशियो में बढ़े या घटे, ये कुछ और होगा, ये मान लो हो गया 29। ऐसे ही करके इसका टेम्परेचर घटते जाता है इसका बढ़ते जाता है, और उसी का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे जो सबसे लास्ट में आया था लॉग वाला इक्वेशन उसमें रख के टी और टी जीरो को, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो दिखाता है कि यूनिफॉर्म रूप से ये कूल होता है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है, बुक में दिया भी है आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं टाइमिंग कितना बचा है, थोड़ा सा ये देखते हैं हम लोग। वेवलेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। एक वेव मैंने यह बनाया है, एक दूसरा वेव मैंने ब्लू कलर से बनाया है, एक तीसरा वेव मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। इसका वेवलेंथ मान लो पहले का λ1, दूसरे का λ2 और तीसरे का λ3 है। तो होता क्या है कि किसी वेव में कितनी एनर्जी है, तो यह एनर्जी डिपेंड करता है, आगे हमें पढ़ना है एच सी बाई लैम्डा। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये दोनों ये मिला के कांस्टेंट समझ जाओ। यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब अर्थ कैसे गर्म होता है? तो अर्थ के केस में क्या होता है कि सनलाइट जो आता है ये शॉर्ट वेवलेंथ का आता है। शॉर्ट वेवलेंथ यानी कम ज्यादा एनर्जी वाला वेवलेंथ आता है, लेकिन इससे अर्थ गर्म नहीं होता, ये अर्थ एब्जॉर्ब करता है पहले, और जब अर्थ रेडिएट करता है तो ये लॉन्ग वेवलेंथ छोड़ता है, यानी इसका वेवलेंथ अब क्या है ज्यादा है, यानी इसमें एनर्जी कम है। अब जो हमारा ओजोन लेयर है, सॉरी ओजोन लेयर नहीं है, ये जो हमारा आयनोस्फीयर है जो एटमॉस्फेयर का एक भाग है, वो क्या करता है कि इस वेवलेंथ को तो आ जाने देता है शॉर्ट वेवलेंथ को, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ को जाने नहीं देता, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर आयनोस्फीयर ना रहे तो अर्थ काफी गर्म हो जाएगा दिन में और रात को काफी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही अगर ग्लास जो है जिसको शीशा हम कहते हैं, इसका कोई विंडो है, तो ये विंडो क्या करता है ग्लास का कि सनलाइट को तो पार हो जाने देता है, लेकिन अंदर से अगर सनलाइट का वेवलेंथ जो है अलग है, इससे ज्यादा वेवलेंथ, अगर मान लो सनलाइट का वेवलेंथ इतना है, लेकिन अंदर से जब अर्थ रेडिएट करता है जो हीट, उसका वेवलेंथ क्या है इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब वेवलेंथ ज्यादा है तो इसे पार नहीं होने देता, इसलिए अगर विंडोज अगर ग्लास से बने हो चारों तरफ से इसको पैक कर दें तो इससे हीट जो है अंदर तो आ जाएगा सनलाइट के फॉर्म में, लेकिन हीट जो अर्थ रेडिएट करेगा वो बाहर नहीं जाता है। इसी का यूज करके और ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है, चारों तरफ से बंद होता है और सनलाइट तो आ सकता है, और अंदर पौधे लगाए जाते हैं ताकि एक कोई मेंटेन्ड टेम्परेचर इसका रखा जा सके और उस मेंटेन टेम्परेचर पर प्लांटेशन बिना सीजन का भी किया जा सके।
तो यही ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी टेम्परेचर से रिलेटेड है कि अर्थ के ओजोन लेयर में होल हो गया है जिससे यूवी रे आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी अगर बुक में दिया है तो पढ़ लेंगे। इसके बाद से हम खत्म करते हैं इसको। अगर किसी को कोई डाउट हो प्रीवियस लेक्चर से भी रिलेटेड तो वो पूछ ले, अदरवाइज एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा पॉसिबल नहीं है। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, जिसको प्रॉब्लम